जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस 1 का जो उत्तर प्रदेश विशेष का मतलब यूपी स्पेशल का जो शॉर्ट नोट्स है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम ऐतिहासिक परिदृश्य को पहले हम समझेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है, चुनारगढ़ जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है और इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप 52 खंबा और सौर घड़ी भृतहरि की समाधि है। अनुवैदिक आदि दर्शनीय विरासतें हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तनम मिलता है। क्या मिलता है? ऋषिपत्तनम। लखनऊ महानगर के बारे में देखेंगे। 1775 ईस्वी में नवाब अश्फाउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ जो है स्थानांतरित की। वह राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिमेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसका विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत हैं। दयाल बाग, आगरा में स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। और कालिंजर किला के बारे में देखेंगे। ये जो है बांदा जिले में स्थित है और ये बुंदेलखंड का ऐतिहासिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में ये जोजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। फिर 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया। उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में देखेंगे, जो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और ये 2018 में प्रथम बार जो है इसकी स्थापना दिवस को मनाया गया था। यूपी दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है राज्यपाल थे राम नाईक ने दिया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है और यह जो है 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है यह आश्रम बिठूर में स्थित है और बिठूर में जो है गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर में लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम है। चित्रकूट में क्या है? वाल्मीकि। और भारत माता मंदिर जो है ये वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका जो निर्माण है बाबू शिव प्रसाद गुप्त व शुभारंभ इसको महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता व शुभारंभ इसको महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया। भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग, जो कि प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस व चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली बची थी तो इन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बीच इस पार्क को पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। सरधना, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया। इनके पति का नाम किसने करवाया? बेगम समरू ने। इनके पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरधना की शासिका जो है बनी। उत्तर प्रदेश में आधुनिक इतिहास देखेंगे। जैसे कि अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के राजा थे कौन? राजा चैत सिंह की अधीनता के लिए बाध्य किया। शुजाउद्दौला के बाद आसफाउद्दौला वर्ष 1797 ईस्वी में उसके भाई शहादत अली अवध का नवाब बना और फिर शहादत अली 1801 में सुरक्षा गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज, गोरखपुर क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र व कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्जापुर, कुमायूं का क्षेत्र जो सौंप दिया। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को क्या किया? पराजित किया और पराजित करके इसने तो अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बांदा, हमीरपुर, जालौन व आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यूपी का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी में के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर का क्या था? गवर्नर जनरल का शासन था। 1833 में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली। यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई।
सन 1757 ईस्वी तक। कहाँ पे? सन 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। कौन कौन सा था? तो बरेली व मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज था। उसके बाद है मेरठ तथा दोआब के क्षेत्र में रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का राज्य था। फिर मध्य दोआब क्षेत्र फर्रुखाबाद में नवाब का राज्य था। वर्तमान अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, जालौन में चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का राज्य था। अब हम देखेंगे किसान आंदोलन। 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकदारों को भूमि लौटा दी और उन पर किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए दबाव बनाया। इसी परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, कौन? मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किए। प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर, कहाँ? प्रतापगढ़, इलाहाबाद व जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र रहे। झिंगुरी पाल सिंह व दुर्गपाल के बाद बाबा रामचंद्र देव ने इस विस्तार देने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र जैसे नेताओं ने इनका सहयोग किया। 1857 की क्रांति में जो प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। और यहाँ पे कैंपबेल ने जो है लखनऊ में कैंप लगाया, तो कैंपबेल ने नेतृत्व करता था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, और कानपुर में लॉक लगाया, तो हैवलॉक। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई क्या की? तो रोज लड़ती थी, तो ह्यूरोज हो जाएगा। और प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली, औकात नहीं है प्रयागराज में नील की खेती करने के लिए, तो कर्नल नील। फैज़ाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये कर्नल नील। बरेली से तो रेल में बहादुर लोग ही जाते हैं कैंप लगाने, तो कौन हो जाएंगे? बहादुर लोग ही जाते हैं कैंप लगाने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपवेल हो जाएगा। कहाँ से? तो बरेली से। उसके बाद हम देखेंगे मथुरा कैसे कौन थे? तो इसमें हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। मथुरा से कौन से? तो मथुरा से थे देवी सिंह। मथुरा से कौन थे? मथुरा से थे देवी सिंह। तो इसमें है मथुरा से थे देवी सिंह और कर्नल नील, और कालपी से थे तात्या टोपे और कर्नल नील, गोरखपुर से गजाधर सिंह। इसमें है कि सन 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया। मतभेद पैदा होने पर बाबा रामचंद्र देव ने अवध किसान सभा का नाम से अलग से संगठन कर लिया। किसने? बाबा रामचंद्र देव ने 1920 में। और कब ये किसान सभा कब बना था? तो ये देखिए कब बना था, 1918 में। इसमें 3 लोग थे, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और एक लोग कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी। अब ये मतभेद थोड़ा जब हुआ तो रामचंद्र जो थे इन्होंने बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा लिया। दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित एक रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया। 1921 में मध्य में किसान सभा का प्रभाव खत्म सा हो गया। एका आंदोलन। लगान में अत्यधिक वृद्धि व वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी, पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन 1922 में असहयोग आंदोलन मतलब शुरू कर दिया, और 1922 में असहयोग आंदोलन भी स्थगित हो गया। साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अलीगढ़। अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर थे सैयद अहमद खां, इस आंदोलन के नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक शक्ति में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का क्या किया? तो साथ दिया। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इस आंदोलन का नेतृत्व किया अलीगढ़ में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था सैयद अहमद खां। 1875 में सैयद अहमद ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, किसको? मुस्लिमों को, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। देवबंद हम आंदोलन देखेंगे, जिसमें इसमें दिया है कि मुस्लिम समाज के पारंपरिक रूप में जागरूक और नैतिकतापूर्ण में समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य केंद्र था सहारनपुर जनपद अंतर्गत देवबंद था। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही। इसके कौन थे संस्थापक? तो मोहम्मद कासिम नानोतवी
इसको हम थोड़ा ना अलग कलर से कर देते हैं ताकि याद रहेगा। कौन थे? मोहम्मद कासिम नंदवी और रशीद अहमद गंगोई ने जो है कि देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना नहीं बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार के लिए मुस्लिम समाज का धार्मिक एवं नैतिक पुनरुद्धार करना। देवबंद ने भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन का प्रबल समर्थक शिबली नुमानी, क्या नाम है? शिबली नुमानी ने 1804-5 में लखनऊ में किया और दार उल उलूम और नदवतुल उलमा की स्थापना की। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जैसे 1888 में कब हुआ था? 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। यहाँ पे जॉर्ज यूल थे। उसके बाद फिर इलाहाबाद में हुआ 1892 में और यहाँ पे अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो इलाहाबाद में कब हुआ? तो 2 बार हुआ। एक बार हुआ 1882 में और 92 में। एक बार जॉर्ज यूल थे और WC बनर्जी थे। अब उसके बाद हम देखेंगे कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। 1899 में लखनऊ में हुआ और लखनऊ में कौन थे? तो रमेश चंद्र ऐसे रोमेश चंद्र। 1905 में कहाँ हुआ था? तो बनारस में और यहाँ पे थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस में जब अधिवेशन होता है ना तो वहाँ पे गोपाल मतलब कृष्ण जाते हैं। फिर 1910 में हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कितना? 3 बार हुआ था। कब हुआ था इलाहाबाद में? इलाहाबाद में हुआ था 3 बार। तो हम याद करेंगे 1910 में फिर हुआ था इलाहाबाद में और इस समय वेडरबर्न थे। मतलब इलाहाबाद में जब 3 बार अधिवेशन हुआ तो 2 बार तो एक अंग्रेजी थे जॉर्ज यूल और सर विलियम वेडरबर्न, एक बार WC बनर्जी थे। 1916 का सबको पता है कहाँ हुआ था? तो 1916 का हुआ था लखनऊ में जबकि अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 का हुआ था कानपुर में सरोजनी नायडू। 1935 में हुआ था लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में आचार्य JV कृपलानी थे। तथ्य देखेंगे जैसे फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। जौनपुर तो जान क्या रोज़ रोज़ कोई लेगा, तो फिरोज शाह तुगलक। आगरा आग कौन लगा देंगे? तो सिकंदर आग लगा दिया था। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए। जामा मस्जिद तो जाम इल्तुतमिश। ठीक है। 84 गुम्बद कहाँ पे है? तो 84 गुम्बद जो है वो जल गया। जामा मस्जिद जाम बाद में पीना, ऐसी मुराद है कि जाम जो है बाद में पियो, तो मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। कनक भवन कहाँ है? कनक जो है वो अयोध्या है, योद्धा। कादमगिरी कदम हमारे रुक जाते हैं चित्र देख के, चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर मतलब काली माँ का बंदा है, काली माँ का बंदा है। और देवा शरीफ बाराबंकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य में देख लेते हैं थोड़ा। निर्यात विकास केंद्र आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर, मेरठ निर्यात। आगरा जो है और खुर्जा है, बुलंदशहर, मेरठ जो है वो निर्यात का विकास केंद्र है, जबकि वहीं प्रयागराज है वो निर्यात का विकास केंद्र नहीं है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो है सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में अवस्थित था। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कब इसको समर्पित किया गया था दीनदयाल हस्तकला संकुल को? तो 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री द्वारा इसे केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। और स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस, तो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य अन्य जगहों पर IT व्यवसाय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि। जैसे उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि की दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजना वृद्धियों में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर है 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5% दर्ज की गई है। वहीं नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास दर जो है नकारात्मक रही है।
है। किसमें? तो 9वीं में। मतलब यहाँ पे दिया है -0.9%। कृषि जो है, कृषि में यूपी कृषि श्रम उत्पादकता का सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे कम जो है वो श्रम आधिकारिक उत्पादकता प्राप्त होती है। जैसे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र में कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य पूर्वी और सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि उत्पादकता है। कृषि श्रम उत्पादकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा ये शुरू की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले। ये जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, आकांक्षा जो है वो सोने समान है। आकांक्षा जो है वो हर चीज़ फतेह करती है। आकांक्षा का फ्रेंड है सिद्धार्थ। आकांक्षा चित्र बनाती है और आकांक्षा जो है वो चंदा लेती है। आकांक्षा में बल बहुत है और आकांक्षा जो है वो बहरी है। आकांक्षा सस्ती चीज़ें यूज नहीं करती है, मैंने रिलेट किया है, ठीक है। आकांक्षी जिला में क्या हो जाएगा? तो सोनभद्र। कौन कौन से 8 जिले कभी पूछ सकता है ना यूपी स्पेशल से ऐसे। तो सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे कि मुरादाबाद, कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल है। वर्तमान में 14 विशिष्ट आर्थिक क्रियाशील है। यूपी में मूल्य वर्धित कर जो है VAT 1 जनवरी 2008 से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में जो सीमा रेखा है वो 8 राज्यों एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात कुल 9 राज्य क्षेत्रों में मिलती है। यूपी की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से लगती है। पूर्वी शहर जो है यूपी का जो पूर्व में स्थित शहर बलिया है, इससे पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। अतः ये 3 जिलों कौन कौन से? मऊ, गाजीपुर, देवरिया बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। यूपी के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा है। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी डायरी 2021 तथा जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा संत रविदास नगर जो है वो, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 1015। ठीक है, नहीं इसमें पूछा है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो रविदास भदोई, तो इसका देख लीजिए 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का तो 1282 वर्ग किलोमीटर। वाराणसी का कितना है? 1535 वर्ग किलोमीटर। बागपत का तो ये है 1321 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी का कितना है? 4402 वर्ग किलोमीटर। मिर्ज़ापुर का 4405। सोनभद्र का 6905 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। हापुड़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरदोई सबसे बड़ा है, उसके बाद है हमीरपुर, फिर हाथरस है, फिर हापुड़ है। नेक्स्ट है जनगणना जो 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी है। किससे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 7680 वर्ग किलोमीटर। हमने सोनभद्र को मतलब यहाँ देख रहे थे, सोनभद्र से भी बड़ा है, कौन सा है? तो वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। किंतु अगर जनसंख्या की दृष्टि देखेंगे तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है इलाहाबाद प्रयागराज में और सबसे छोटा जिला महोबा है। जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए पहले सिद्धार्थनगर जिलों का, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास। अन्न प्रथा क्या थी? तो देखिए यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी विकास के लिए प्रथा अभिशाप है। इस प्रथा के तहत किसान जो है वो चैत्र मास में, कब? तो चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते थे, जिससे इन पशुओं की वजहों से फसलों का नुकसान पहुंचता था। अन्ना प्रथा, कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र, इसके बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र है। उसके बाद कौन सा? विंध्य क्षेत्र के बाद है भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र। तो इसको हम ना थोड़ा ऐसा याद कर लेते हैं कि ना वो याद हो जाए। तो देखिए पहले इस ऐसे कृषि मैदानी क्षेत्र अलग है, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है, बुंदेलखंड और पूर्वी मैदानी।
पूर्वी मैदानी और उत्तरी मैदानी को एक साथ ले लीजिए। पूर्वी मैदानी, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और भाबर तराई क्षेत्र। यहाँ पश्चिमी मैदानी और मध्य पश्चिमी मैदानी, 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल वन क्षेत्र। यूपी में कुल वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब कितना है? 14,818 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वनावरण और वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर जो है वृक्षावरण, तो वो कितना है? 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधरोपण अभियान का नतीजा है। और यूपी में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है और मिर्ज़ापुर शामिल है। कम वन क्षेत्र में क्या है? भदोही है। वन विभाग की स्थापना 1855 में हुई थी। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के 4 शीर्ष राज्य कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक है यहाँ पे। जैसे देख लेते हैं हम, देश की जो जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत 16.5 है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना? 829 है। यूपी की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि तो 20.23% है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.118% है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो चौथा बड़ा राज्य है। इसका लैंगिक अनुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 943 है। राष्ट्रीय जो लैंगिक अनुपात देखेंगे तो 943 है, इसका 912। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत में कितना है? अगर हम देखेंगे टोटल साक्षरता दर राष्ट्रीय में तो 73.0%। और वहीं यूपी का देखेंगे तो ये है साक्षरता दर जो है 67.7% है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की, यहाँ गलती से भारत दिया है, उत्तर प्रदेश देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 56.3% है, जो कि उड़ीसा से कम है। लेकिन यहाँ भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछा है तो यहाँ पे ये सही है, ये भारत का ही होगा तब। ठीक है, ये गलत हो गया हमसे, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो 67.7% दिया है और राष्ट्रीय औसत में 73.0%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 56.3%, जो कि उड़ीसा से कम है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर देखेंगे व्यक्ति की कितनी है? तो 67.7%। पुरुष की कितनी है? 77.3%। महिला की कितनी है? तो 57.2%। यूपी में जो है, यूपी में साक्षरता दर जो है स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, ये जो है इसमें कितनी थी साक्षरता दर? तो 80.1%। उसके बाद कानपुर में साक्षरता दर 79.7, औरैया में 78.9%, फिर इटावा में 78.4%, गाजियाबाद में 78.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है 46.7% जो है ये कौन सा है? तो ये श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? जिला पूछा न्यूनतम साक्षरता वाला, तो इसका तो पहले तो हम याद कर लेंगे। श्रावस्ती है 46.7%, उसके बाद आ रहा है बहराइच 49.4%, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। जिला में देखेंगे साक्षरता में कौन कौन सा, अभी उत्तर प्रदेश का हमने पुरुष महिला देखा, अब जिला में देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा इलाहाबाद 72.3% है, वाराणसी 75.6% है, फिर है बरेली जो कि 58.5% है, गाजियाबाद 78.1% है। कानपुर महिला साक्षरता दर, तो देखिए जनपद और महिला
तो देखिए इसमें हम महिला साक्षरता दर देखेंगे। जैसे कानपुर नगर में तो 75.1% महिलाएं साक्षर हैं। लखनऊ में 71.544% है। गाजियाबाद में तो 69.8% है। इटावा में 69.6% है। गौतम बुद्ध नगर में तो 70.82%, औरैया में 70.61% है। तो और फिर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या स्टार्ट होता है। यूपी के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर में 34.8% वो होंगी भी, क्योंकि साक्षरता दर में सबसे पीछे श्रावस्ती है, वहाँ की महिलाएं भी वही पीछे ही हैं। यूपी के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। यूपी की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है वो 25.39% है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है वो 25.66% है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस दशक के बाद यूपी में जनसंख्या की 10 की वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में जो है अधिक रही है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो है वो 1991 क्या दिया है 1991 से 2001 के दशक में 25.85% रही है 2000 मतलब 1991 से 2001 के दशक में। वहीं 2001 से 2011 आंकड़ों के अनुसार यूपी की जो 10 की वृद्धि दर है वो 20.2% रही है, जबकि अनंतिम आंकड़ों में यह जो है वो 20.9% मतलब आकलित हुई है। फिर है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, तो 1991 से 2001 के बीच जो लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। 1991 से 2001 के उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो 19 अंकों की वृद्धि हुई थी, और 1991 में 1879 से बढ़कर 2001 में 1898 हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 490.29 वर्ग किलोमीटर है, और इसे 1968 में स्थापित किया गया। इस वन्य जीव विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2073 किलोमीटर मतलब स्क्वायर है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1986 है। ठीक है, स्थापना वर्ष। चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। बब्बर शेर सफारी यूपी का जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र में लायन सफारी पार्क विकसित किया गया, जिसका नाम परिवर्तित कर अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया। पक्षी विहार जैसे समस्त लोग राय लेते हैं, नवाबगंज उन्नाव, बखीरा संत कबीर नगर, सांडी हर कोई तो हरदोई, ओखला गौतम बुद्ध नगर, महावीर स्वामी ललितपुर, पार्वती अरेगा गोंडा, सुरहाताल बनिया। फिर दिया है यहाँ पे स्थान जैसे कि सोनभद्र, तो सोनभद्र किस लिए है तो तांबे के लिए फेमस है। ललितपुर तो ललिता जो है वो तांबे को नियम से उठाती है। प्रयागराज में सिलिका बालू। ठीक है, मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर। मिर्चा को मतलब मिर्चा किसी को खिला दो तो इंसान एकदम ना मतलब मिर्चा खिलाना मतलब चूना लगाना, ऐसे समझिए। बांदा तो बंदा जो है उसको सिलिका बालू चाहिए। सिंगरौली तो सिंगर लोग ना कोयले की तरह होते हैं। बुंदेलखंड तो ये हो जाएगा डायस्पोर और पायरोफिलाइट। अब तथ्य देखेंगे, यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों के योगदान जो है वो 59.3% है। किसान समृद्धि आयोग किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1989 में। तो कृषि अनुसंधान में जाना है तो इंसान साफ मना कर देता है कि नहीं जाना है। यूपी कृषि विविधीकरण तो 9 हम लास्ट में ले लिए। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना जो है ये प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है। इस परियोजना का जो प्रथम चरण है वो DASP 23 सितंबर 1998 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2004 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। अब इसमें है कि यूपी जो है वो डास्प द्वितीय के प्रारंभ में 27 नवंबर 2007 की राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ
हुआ, जिस बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया। यह चरण 31 मार्च से 2013 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सीमांत किसान यूपी, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जो जमीन होती है उसे सीमांत किसान कहा जाता है। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों में उत्तरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, जैसे परवा या रक्कर। परवा जो होती है वो हल्की बलुई होती है अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर जो होती है अपरक्षित मिट्टी होती है। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है, काली मिट्टी व लाल मिट्टी। काली मिट्टी 2 भाग में होती है, जिनसे पहले भाग को कावड़ मिट्टी या दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कावड़ मिट्टी जो होती है वो अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। उस समय खेती करने के लिए इस मिट्टी को अच्छी उपज की जाती है। मार मृदा भी उर्वरा मिट्टी होती है। यह गेहूं की कपास के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। खरीफ फसल, यूपी में खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो जून जुलाई के मध्य होती है। भारत में मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जिसकी प्रतिशतता तेल की कुल मेंथा तेल उत्पादन की लगभग 85% होती है। वहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सारा इसी में दिया है सोयाबीन की फसल, तो ये यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र में सभी जनपद, कौन कौन से जनपद हैं, तो जैसे कि बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, बदायूं, शाहजहांपुर। आंवला, यूपी के आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। इसके उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में होता है। अब हम देखेंगे दशहरी आम। ये यूपी का लखनऊ जनपद में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की जो उत्पत्ति है वो 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती और पश्चिम जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ और गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। अर्जुन बांध नहर जो है यूपी के महोबा जिले में चरखारी में है, में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। वर्ष 1957 को पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों को लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यूपी का परीक्षाबाद झांसी में बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। ललितपुर जिले में राजघाट बांध के जलाशय जो है रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम जो है ना 12 नंबर से, क्योंकि यहाँ से भी सारा वही दिया है, इसमें अलग सेक्शन नहीं बांटा है, तो हम इसको जो है पेज 12 तक हमने किया है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।